हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 204। इससे पहले इस कहानी के 203 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रोहान के अंदर तो 5 लोगों के गुण थे। रोहान जब अंधा था उसने तो तब भी रूही को अच्छे से पहचान लिया था। तो अब तो उसके पास उसकी दोनों आंखें थी। वो दोनों की बातों में एकदम से आने वाला नहीं था, क्योंकि रोहान बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं था। उसके दिमाग में तो अब जैसे कुछ अलग ही चल रहा था। वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। रोहान ने बहुत ही प्यार से कहा कि तन्वी, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा, फिक्र मत करो तुम। मैं तुम्हारे साथ वक्त भी बिताऊंगा, लेकिन प्लीज़ ऐसे खुद को बीमार करके मुझे ज़्यादा परेशान मत करो। तन्वी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उसका खेल इतना आगे बढ़ जाएगा कि रोहान उसे इतने मीठे शब्द भी बोलने लगेगा। जबकि रोहान तो जब अंधा था तब भी उसने तन्वी से कभी भी इतने मीठे शब्द नहीं कहे थे, कभी भी इतने प्यार से बात नहीं करी थी। कहीं ना कहीं तन्वी को भी अब अपनी जीत पर खुशी महसूस हो रही थी। बेवकूफ़ लड़की। तन्वी मासूम बनते हुए बोलती है कि तुम्हारी बीवी, उसे तो बुरा नहीं लगेगा ना। रोहान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, उसे क्यों बुरा लगेगा। अगर उसे बुरा लगता तो वो मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आती। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा महान है, बहुत ज़्यादा ही महान है। उससे तुम्हारा ये दुख नहीं देखा गया। और फिर देखो ना, वो मुझे यहाँ पर भी लेकर आ गई तुमसे मिलाने के लिए। तुम ना बिल्कुल भी रूही की टेंशन मत लो। मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छी है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। जितनी जल्दी ठीक हो जाओगी ना, उतनी ही जल्दी मैं और तुम डिनर पर चलेंगे, साथ में वक्त बिताएंगे। और ये सुनते ही रूही की हिचकियाँ एकदम से शुरू हो गई थी। वो वहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर खड़ा होना उसकी मजबूरी अब बनता जा रहा था। रूही की हिचकी सुनकर रोहान ने भी रूही की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने थोड़ा सा उसे इग्नोर कर दिया। और फिर तन्वी को देखकर प्यार से बोलता है कि अब तो सुसाइड करने की कोशिश नहीं करोगी ना तुम। अब बिल्कुल ठीक हो जाओगी ना। अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास हमेशा के लिए। तन्वी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रोहान के एक हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और फिर उसकी उंगलियों पर किस करके प्यार से बोलती है कि रोहान, तुम मेरे साथ ऐसे ही रहते रहोगे ना तो फिर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं होगा, बस तुम मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। सुसाइड करने की भी कोशिश नहीं करूंगी। बस तुम मुझसे मिलने के लिए आते रहना। मुझे तुम्हारी पत्नी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रोहान। और फिर तुमने ही कहा है ना कि तुम्हारी पत्नी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे होने से। प्लीज़ रोहान, मेरी बातों को मानोगे ना तुम। प्लीज़ मुझसे मिलने आओगे ना। तो रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर तन्वी के गाल पर प्यार से हाथ रखकर हल्का सा रब किया और फिर बोलता है कि अब तुम आराम करो। मैंने कहा ना कि जितनी जल्दी तुम ठीक हो जाओगी उतनी ही जल्दी हम दोनों डिनर पर जाएंगे, साथ में वक्त बिताएंगे। तन्वी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर मनु ने भी तन्वी को धीरे धीरे बेड पर लेटा दिया। और रोहान जो खड़ा होकर बोलता है कि मनु, तन्वी का अच्छे से ध्यान रखना, मैं मिलने आता रहूंगा इससे। मनु ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रोहान ने पलट कर रूही की तरफ देखा तो रूही जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन रोहान तो जैसे बंद आंखों से भी रूही के दिल की हालत को समझ लेता था। वो तो रूही के दिल की धड़कनों को भी समझ लेता था। रोहान जब अंधा था तब से ही वो रूही को अच्छे से जानता था। जब रूही के पास मनु का कॉल आया था, लेकिन फिलहाल उसने रूही से खुलकर बात करने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि वो पहले से ही जानता था ये मनु और तन्वी दोनों का ही मिला हुआ खेल है और चीज़ों को वो अपने हिसाब से ही अब हैंडल करने के लिए सोचने लगा था। तो रोहान ने भी रूही के पास आते हुए बोला कि चले। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रोहान कॉरिडोर में आगे आगे जा रहा था और रूही जो रोहान के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे रूही खुद को ढकेल रही हो, उसके पीछे जा नहीं रही है। रोहान ने भी अब रूही को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और फिर यही बात रूही के दिल को बहुत ही ज़्यादा चुभती जा रही थी। बेशक से वो ये चाहती थी कि रोहान को उसकी सारी खुशियाँ मिले, उसे बच्चों का सुख भी मिले, लेकिन रोहान का इतनी आसानी से उससे दूर जाना रूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। रोहान तेज कदमों से कॉरिडोर में चल रहा था और तभी उसकी टक्कर एक वार्ड बॉय से हो जाती है। वार्ड बॉय के हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी जो वही कॉरिडोर में फैल गई थी और रोहान ने भी वार्ड बॉय को आंखों ही आंखों में सॉरी कहा और फिर वहीं वार्ड बॉय के साथ बैठकर फर्श पर ही सारी रिपोर्ट को कलेक्ट करने लगता है। उसने एक एक करके सारी रिपोर्ट्स को स्टार्ट कर दिया था उठाना। इतने में ही वार्ड बॉय का फोन वाइब्रेट होता है तो फिर वो अपने फोन को निकालते हुए किसी से बात करते हुए बोलता है कि हाँ यार, ला रहा हूँ। इतना बार बार फोन क्यों कर रहा है तू? मैं जानता हूँ कि ये सारी रिपोर्ट आशीर्वाद हॉस्पिटल से ही आ जाएंगी, तो वहाँ के लैब में कुछ
गड़बड़ हो गई है ना, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट यहाँ पर भेजी हुई है। इसीलिए मैं जान रहा हूँ और जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर लाने की। अब ये सारी रिपोर्ट वहाँ पर जानी है तो फिर मैं खुद ही देकर आऊँगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इतना कहकर वार्ड बॉय ने फ़ोन कट करके जेब में रख लिया और फिर से रिपोर्ट को उठाने लगता है। और तो वहीं रूहान के हाथ में एक रिपोर्ट लग जाती है जिस पर नीलकंठ प्रताप सिंह लिखा हुआ था। और उस रिपोर्ट को देखकर रूहान की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और बहुत ज़्यादा दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। इतने में ही उस वार्ड बॉय ने रूहान के हाथ से वो रिपोर्ट लेकर कहा कि थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी हेल्प कर दी रिपोर्ट उठाने में। और फिर वो वार्ड बॉय वहाँ से रिपोर्ट्स लेकर चला जाता है। उसके जाते ही रूहान अपने सेंस में वापस आया और फिर उसने रियलाइज़ किया कि वार्ड बॉय ने आशीर्वाद हॉस्पिटल का नाम लिया था। और फिर जिया जो आशीर्वाद हॉस्पिटल में ही तो जॉब करती थी, वहाँ की सारी रिपोर्टेज वो खुद जानती थी और अच्छे से चेक करती थी। रूहान मन ही मन खुद से बोलता है कि यार बड़े पापा को क्या हो गया है, मुझे तो वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी ना कि आखिर बड़े पापा को हुआ क्या है, मुझे भी तो पता होना चाहिए। तो फिर घर में अभी तक किसी को कुछ पता कैसे नहीं है? सासू माँ ने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? ऐसे कैसे कर सकती हैं सासू माँ? बड़े पापा ने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया है? क्या बड़े पापा को भी नहीं पता है कि बड़े पापा की बीमारी के बारे में उन्हें क्या हुआ है? नहीं नहीं, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा वहम ही है बस। बड़े पापा अकेले थोड़ी ना है जिनका नाम नीलकंठ प्रताप सिंह है। दुनिया में ना जाने कितने लोगों का नाम नीलकंठ प्रताप सिंह होगा, लेकिन उसमें बड़े पापा की एज भी तो सही थी ना। ऐसा नहीं हो सकता है, बड़े पापा को कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। रूहान अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। इतने में ही रूही रूहान के करीब आती है और फिर उसकी बाजू पकड़कर बोलती है कि रूहान क्या सोच रहे हो तुम, चलना नहीं है क्या? चलो। तो रूहान ने भी एक नज़र रूही की तरफ देखा और फिर बोलता है कि अपने घर जाओगी या फिर मेरे घर? तो रूही ने नम आंखों से कहा कि अभी से छोड़ दोगे क्या? तो रूहान का दिमाग तो अभी पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब था रिपोर्ट को देखकर, और फिर वो अब और भी ज़्यादा खराब हो गया था। और अब रूही की बात सुनकर तो उसका सिर जैसे फटने ही वाला था। उसने एक बार फिर से रूही की तरफ बेबस नज़रों से देखा और फिर मन ही मन बोलता है कि यार मैं ही क्यों मैं ही इतनी इनोसेंट लड़की को ही मेरे पल्ले क्यों बांधना था? भगवान इतनी महान क्यों बनती है ये? इसे क्या हो गया है? कुछ दिखाई या सुनाई क्यों नहीं देता है भगवान? तो रूहान ने भी फिर से रूही की तरफ देखकर बोलता है कि यार मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, चलोगी या फिर नहीं? तो रूही ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वैसे भी उसका दिल बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था। वो अपनी माँ को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोना चाहती थी। अगले 10 मिनट में रूहान ड्राइव कर रहा था और फिर रूही जो विंडो से बाहर देख रही थी वो चुपचाप सी बैठी थी। दिमाग दोनों का ही बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, लेकिन वजह बिल्कुल अलग अलग थी दोनों के दिल में। रूहान की आंखों के सामने बार बार नीलकंठ प्रताप सिंह की रिपोर्ट आ रही थी जिसमें नील का नाम लिख के आ रहा था। उसकी दिल की धड़कन जोरों से धड़क रही थी और फिर वो अच्छे से जानता था कि हो ना हो पूरा सच जिया जानती ही होगी। उसे जरूर मालूम होगा कि उसके बड़े पापा को क्या हुआ है, इसीलिए वो सीधा जिया के घर पर जा रहा था। इधर दूसरी तरफ तनु और मन्नू दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और फिर दोनों ही सिगरेट फूंक फूंक कर पी रही थी। तभी वहाँ पर एक वार्ड बॉय आता है और बोलता है कि मैंने कितनी बार कहा है आप लोगों से इतनी सिगरेट मत पिया करिए प्लीज़, हॉस्पिटल गंदा हो जाता है, किसी को अगर पता चल गया ना तो फिर मेरी नौकरी तो खतरे में आ जाएगी। मनु ने भी उस वार्ड बॉय की तरफ देखा और फिर अपनी पर्स में से 500 का नोट निकाला और फिर उस वार्ड बॉय को दे दिया और बोलती है कि 4-5 दिन और फिर रुक जाओ, फिर तो हम यहाँ से जाने ही वाले हैं, उसके बाद हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक अपने स्टाफ को संभाल लो तुम। ओके। वार्ड बॉय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मनु बोलती है कि अब क्या प्लान है तनु तेरा? तुम्हें क्या लगता है कि रूहान तुम्हें पैसे देगा, वो तुम्हें अपना लेगा? तन्वी ने कहा कि जिस हिसाब से जितने प्यार से वो मुझसे अपनी बीवी के सामने भी बात करके गया है, अपनी बीवी के सामने मुझे दिलासा दे रहा था ना, इससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा जादू उस पर जरूर चल गया है और फिर मेरे जाल में वो पूरी तरह से फंस चुका है। यकीन नहीं आता है यार कि जब उसे दिखाई नहीं देता ना तब भी वो मुझसे ढंग से ऐसे बात नहीं करता था, ना ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था, और अब देखो कितने प्यार से मुझे समझा रहा था, कितने प्यार से मुझसे बात कर रहा था। यार गलती हो गई है, क्या कर लेती मैं रूहान से शादी ना तो फिर मजा ही मजा थी, पर कोई बात नहीं, अब गलती सुधार लूंगी मैं। मनु ने कहा कि देखो कुछ दिनों में ही डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद हम दोनों अपने फ्लैट में चलते हैं और फिर जब रूहान तुझे डिनर के लिए पूछेगा ना तो फिर एक ही एक्सपेंसिव सी ड्रेस पहनकर उसके साथ डिनर करने के लिए चली जाना और फिर उस पर अपना जादू वहीं पर चला लेना। उस वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना होगा तन्वी, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती में ही अब रूहान खोएगा। उसकी बीवी की तरह 5 मीटर की साड़ी मत लपेट लेना यार। तन्वी बोलती है कि ओ कम ऑन मनु, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो ये है कि एक्सपेंसिव ड्रेस लाएंगे कहाँ से हम? मेरे पास तो पैसे
पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, मुश्किल से 10,000 रुपये ही होंगे। उसमें से हम दोनों को इस हॉस्पिटल का बिल भी तो भरना पड़ेगा और फिर खाना पीना भी तो देखना है। मनु बोलती है कि यार बिल की टेंशन तू बिल्कुल भी मत पाल, यहाँ पर मैं खुद ही संभाल लूँगी सब। इस वार्ड बॉय को अच्छे से पटा लूँगी ना तो सब कुछ संभल जाएगा। इतना कहकर उसने तन्वी को आँख मारी और फिर बोलती है कि तू बस कुछ भी करके रोहान को अपने वश में कर ले यार, और फिर उससे जैसे भी करके बस 10-20 लाख रुपए मांग ले और फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये सुनकर तो तन्वी जोर जोर से हंसने लगती है और फिर मनु की तरफ देखकर बोलती है कि बस 10-20 लाख रुपए? अरे 10-20 करोड़ बोल, 10-20 करोड़। तुझे नहीं पता है रोहान बहुत ज़्यादा अमीर है। इसका एक अकाउंट प्रताप फैमिली और फिर एक अकाउंट सचदेवा फैमिली में भी है, दो अकाउंट का मालिक है ये। तो फिर मैं इसे ऐसे छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस इसकी बीवी को थोड़ा सा और बेवकूफ़ बनाना है। वैसे उसकी बीवी सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है यार। यकीन नहीं आता है कि रोहान उसके साथ रह कैसे लेता है, कैसे उसके साथ उसने शादी कर ली। पर चलो हमारे लिए तो काम बना रही है ना वो, हमें क्या करना है। इसकी बीवी बेवकूफ़ हो, पागल हो, गधी हो या तो कुछ भी हो, हमें उससे क्या मतलब है। इतना कहकर तनु मनु दोनों ने ही एक दूसरे को हाई फाई किया और मुस्कुराने लगी। इधर दूसरी तरफ रोहान ने भी गाड़ी जय के घर के बाहर आकर रोक दी थी। रूही ने रोहान को नम आंखों से देखा तो रोहान बोलता है कि यार छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ तुम्हें, चलो कुछ देर सासू माँ के पास बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर हम चले जाएंगे। मुझे भी तो उनसे कुछ बात करनी है ना। जैसे ही रोहान उतरने को हुआ गाड़ी से, रूही ने रोहान की बाजू पकड़कर कहा कि मेरी बात सुनो रोहान, तन्वी के बारे में माँ से कुछ भी मत कहना, किसी को भी कुछ मत कहना प्लीज़। तो रोहान ने भी रूही की तरफ आंखों ही आंखों में देखा और फिर एक बार फिर से उसके दर्द को इग्नोर कर दिया और फिर बोलता है कि यार रूही तुम प्लीज़ फिक्र मत करो, मैं उनसे तन्वी के बारे में कोई भी बात नहीं करूँगा। अब चले अंदर की यहीं पर ही बैठे रहना है। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो दोनों ही अब घर के अंदर आ जाते हैं। आज शायद जिया हॉस्पिटल नहीं गई थी, वो घर पर ही थी। उसने दोनों को वहाँ पर देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और दिल में बहुत ज़्यादा सुकून। फिर वो खुशी के मारे दिया को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि दिया दिया देखो कौन आया है हमारे घर पर। दिया जो कि अभी किचन में काम कर रही थी, वो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। वो जल्दी से अब जिया की आवाज़ सुनकर बाहर आती है और फिर उसने जब रूही को वहाँ पर देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर उसे प्यार से गले लगा लिया और फिर उसने अपने सिर पर पल्लू रखकर रोहान के पैर छुए। रोहान जो कि एक कदम पीछे हटकर बोलता है कि यार देखो मुझे ना ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज़ दिया पैर मत छुआ करो तो मेरे। लेकिन दिया भी अब थोड़ा सा आगे आती है और फिर रोहान के पैर को छूकर बड़े ही प्यार से बोलती है कि आप बड़े हैं, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो रोहान ने आज से पहले कभी भी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया था, मगर फिर कुछ याद करके उसने नील की तरह ही अपना एक हाथ दिया के सिर पर प्यार से रखा और फिर आशीर्वाद देते हुए बोलता है कि खुश रहो और सदा सुहागन रहो। ये सुनकर तो रूही के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर जिया ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिलाकर मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा कि यार तुम्हारे अंदर ना तुम्हारे बड़े पापा के गुण ज्यादा ही है। तो रोहान भी अब दिया को ही देख रहा था और फिर उसने रूही की तरफ देखकर कहा कि तुम अपनी भाभी से बात करो, मुझे सासू माँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम लोग यहाँ पर बैठो, हम अभी बात करके आते हैं। इतना कहकर वो जिया के पास आया और फिर उसने जिया की बाजू पकड़कर सीधा स्टडी रूम की ओर ले जाते हुए बोलता है कि मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो। जिया रोहान की तरफ देखकर बोलती है कि हुआ क्या है रोहान। तो रोहान ने कहा कि हुआ है कुछ, तभी तो कह रहा हूँ कि चलो जल्दी से, मुझे आपसे बात करनी है। रूही जो हैरानी से रोहान को ही देख रही थी और फिर आज पहली बार ही था रोहान ने जिया के साथ ऐसे बिहेव किया था, वरना तो हमेशा से वो इज्जत के साथ ही बात करता था जिया से। इज्जत तो आज भी वो बहुत ज्यादा करता था, मगर बस आज किसी छोटे से बच्चे की तरह अपनी मनमानी कर रहा था जिया के साथ। तो रूही भी अब दिया के पास आकर सोफे पर बैठ गई और फिर रूही बोलती है कि दक्ष भाई कहाँ पर है। तो दिया ने कहा कि वो तो रेस्टोरेंट चले गए हैं, आप बताओ क्या खाओगी, आपके लिए आपकी पसंद की चीज बनाकर लाती हूँ। तो रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दोनों ही बातें करने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रोहान जिया के सामने बैठा हुआ था और जिया को घूर कर देख रहा था। जिया जो अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी बार बार, वो रोहान की तरफ देख ही नहीं रही थी। रोहान बोलता है कि सासू माँ प्लस आंटी प्लस ताई जी कृपया करके मुझे सच बता दीजिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर बड़े पापा को कुछ भी हुआ ना तो फिर आपको डेफिनेटली पता जरूर होगा, आप तो उनके बारे में हर एक चीज जानती है ना, तो फिर मुझे बताइए कि बड़े पापा को क्या हुआ है। जिया भी बातों को घुमाते हुए बोलती है कि कौन बड़े पापा, किसके बड़े पापा, मैं किसी भी बड़े पापा को नहीं जानती हूँ, तुम ना रोहान कैसी बातें कर रहे हो। तो रोहान बोलता है कि देखो सासू माँ, मेरी और आपकी उम्र बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो फिर मुझसे तो मजाक बिल्कुल भी मत करो आप। ये जो आप संकल्प की तरह बनकर घूम रही हो ना, तो फिर उसकी एक्टिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मुझे सच सच बताओ कि बड़े पापा को क्या हुआ है, क्या बीमारी है उनको। जिया रोहान को तरफ देखकर बोलती है कि अगर ना बताऊं तो क्या करोगे तुम। तो रोहान ने भी अगले ही पल वहां पर
पर रखा हुआ एक वास उठाया और फिर उसे धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया और फिर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तो फिर मैं बच्चों की तरह यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दूंगा, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करूंगा। एक बात याद रखना, अब मैं वानरसेना नहीं हूँ जो समझदारी से काम लूंगा, मैं पागल हूँ, पागल आधा पागल हूँ, तो फिर मुझसे पंगा बिल्कुल भी मत लेना सासू माँ, इसीलिए जो कुछ भी जानती हो ना सच सच बता दो, क्या हुआ है बड़े पापा को। जिया बोलती है कि रोहान मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं रही हूँ, ना ही तुमसे कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन हाँ प्लीज तुम्हारे बड़े पापा ने मुझे बताने के लिए मना किया है, अपनी कसम दी है और फिर मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रोहान ने भी अगले ही पल वहां पर रखी हुई एक कुर्सी उठाई और फिर उसे धड़ाम से जमीन पर जोर से फेंक दिया और फिर एक सेकंड के लिए तो जिया भी बहुत ज्यादा डर गई थी, उसके दिल की धड़कनें भी भागने लगी थी। उसने रोहान को हैरानी से घूर कर देखा तो रोहान बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैं समझदार नहीं हूँ सासू माँ, मैं यहाँ पर सच में तोड़ फोड़ मचा दूंगा। कमरे में तोड़ फोड़ हो रही थी और फिर इसीलिए दिया और रूही कमरे की तरफ भागती हैं। रोहान ने उन दोनों को दरवाजे के पास देखा तो हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा कि दोनों की दोनों यहाँ से चली जाओ, अभी के अभी मैं और सासू माँ कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में आकर डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। रूही तो हैरानी से बोलती है कि सामान तोड़कर कौन सी बातें होती हैं रोहान, तो रोहान बोलता है कि ये मेरा स्टाइल है, थोड़ा सा अलग ही होगा ना, तो जल्दी से अब बाहर जाओ, तुम यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। रोहान इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, रूही का दिल भी जोरों से धड़कने लगा था, उसने भी अपना सलाइवा गटका और फिर दिया की कलाई पकड़कर उसे वहां से लेकर चली जाती है। उसके जाते ही रोहान ने जिया की तरफ फिर से घूर कर देखा और फिर बोलता है कि आप मुझे बताएंगी या फिर मैं सच में अपने ससुराल का सारा सामान अभी के अभी यहीं पर तोड़ दूं। जिया भी काफी ज्यादा गुस्से में रोहान को घूर कर देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो कि यार कितना ज्यादा जिद्दी लड़का है ये। तो रोहान ने इस बार दीवार पर टंगी हुई एक पेंटिंग को उठाया और फिर उसे धड़ाम से जमीन पर फेंकता हुआ फिर से बोलता है कि बता दो सासू माँ, बता दो मुझे कि बड़े पापा को क्या हुआ है, बड़े पापा से इतनी दोस्ती निभाना भी ठीक नहीं है, बताओ जल्दी से क्या सच है। जिया तो रोहान को हैरानी से देखे जा रही थी और फिर मन ही मन गुस्से में कह रही थी कि यार कौन सी घड़ी थी जब मैं नील से मिल गई थी, इस नील ने तो मुझे परेशान करके रखा हुआ है, हर जगह मेरी बेइज्जती करवाता रहता है, एक तरफ रुद्र और दूसरी तरफ उसका ये जिद्दी बेटा, इन बाप बेटे के बीच में तो जैसे मैं पिस कर ही रह गई हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ यार, अपना वादा निभाऊं या फिर रोहान को सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन अगर सच बता दूंगी तो फिर पूरी प्रताप फैमिली टूट जाएगी, सबका दिल एकदम से टूट जाएगा, क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जिया अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी और फिर इतने में ही रोहान ने भी दीवार पर टंगी हुई एक बड़ी सी घड़ी उतार ली और फिर वो घड़ी देखने में ही काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी, बहुत ज्यादा महंगी लग रही थी। और फिर उस घड़ी को रोहान के हाथों में देखकर जिया की आंखें तो खुली की खुली रह गई और फिर उसने रोहान की तरफ एक उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा कि रोहान अगर तुमने इस घड़ी को तोड़ दिया ना तो फिर तुम गए मेरे हाथों से, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे जमाई हो और मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, समझे तुम। आज तक मैंने दक्ष पर हाथ नहीं उठाया है, लेकिन तुम्हारी पिटाई जरूर कर दूंगी अगर तुमने तोड़ फोड़ नहीं बंद करी। उस घड़ी को वापस से रखो। जय उस घड़ी को लेकर आए थे और फिर जय से जुड़ी हुई हर एक चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती होती है, रखो चुपचाप से उसे वापस। ये सुनकर रोहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो उस घड़ी को लेकर जिया के पास गया और बोलता है कि ये तो और भी अच्छी बात है सासू माँ, मतलब मैं ये घड़ी तोड़ूंगा तो फिर आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा खराब होगा, और फिर अगर आप इतना ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना चाहती हो अपना तो फिर ठीक है, आप मुझे सच सच क्यों नहीं बता देती, सच सच बता दीजिए, मैं घड़ी रख दूंगा, बड़े पापा को क्या हुआ है, वरना अभी के अभी आपके सामने ही इस घड़ी का चूरा करके जाऊंगा यहाँ से। इतना कहकर तो रोहान अब उस घड़ी को जमीन पर मारने ही वाला था कि तभी जिया जोर से चिल्लाकर बोलती है कि रोहान मैं सच कहती हूँ, थप्पड़ मार दूंगी, बहुत तेज पिटाई करूंगी तुम्हारी, मैं भूल जाऊंगी कि तुम रुद्र के बेटे हो और मेरी जमाई हो। रोहान बोलता है कि मैं तो कब का भूल गया हूँ कि आप मेरी सासू माँ हो, तभी तो इतनी बदतमीजी कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस मुझे ये जानना है कि बड़े पापा को क्या हुआ है, मुझे सच सच बताइए कि क्या हुआ है बड़े पापा को, वरना ये घड़ी चेयर सब कुछ तोड़ दूंगा और फिर बस यहाँ ही नहीं बाहर कमरे में जाकर लिविंग एरिया में जाकर टेस्ट मैच पर सब कुछ खेलूंगा, समझी आप। तो जिया तो काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए बोलती है कि किसी जन्म में तुम बंदर थे क्या जो इतना ज्यादा तोड़ फोड़ कर रहे हो। रोहान बोलता है कि किसी जन्म में ही क्यों, मैं तो इसी जन्म में ही बंदर हूँ, आप जल्दी से बताइए कि बड़े पापा को क्या हुआ है, क्या बीमारी है बड़े पापा को, वरना ये घड़ी गई मेरे हाथों से अभी आपके सामने। आखिरकार जिया को भी अब रोहान की बात माननी ही पड़ी थी, जो काम बाप नहीं कर पाया था वो रोहान ने अब थोड़ा सा बचपना करके ही कर दिया था, जिया से सच बुलवा ही लिया था। अगले 10 मिनट में जिया अपनी चेयर पर आकर बैठी और फिर रोहान जो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड से जेब में हाथ डालकर खड़ा हुआ था और फिर उसके बिल्कुल पीछे वो घड़ी रखी हुई थी जिसे रोहान ने भी सोफे पर रख दिया था। रोहान फिर से जिया की तरफ देखकर बोलता है कि सासू माँ बताइए
बताइए, क्या सोच क्या रही हो आप? दोबारा से बंदर बन जाऊं क्या मैं? जल्दी जल्दी बताओ कि क्या हुआ है बड़े पापा को, क्या बीमारी है बड़े पापा को। जिया भी अब एक गहरी सांस लेकर रोहान की तरफ देखकर बोलती है कि रोहान, तुम्हारे बड़े पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है। और ये सुनते ही रोहान का गुस्सा एकदम से बढ़ गया था। वो पीछे पलटा और फिर घड़ी को उठाने ही वाला था कि तभी जिया बोलती है कि रोहान, मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम ऐसे इतना बात बात पर गुस्सा क्यों करते हो तुम? रोहान भी एकदम से रुक गया और फिर उसने पलट कर जिया की तरफ देखा तो जिया फिर से रोहान की तरफ देखकर बोलती है, नील को हार्ट की प्रॉब्लम है और फिर उसकी दोनों ही किडनी फेल हो गई हैं। उसके बहुत ही कम चांस हैं बचने के। और ये सुनकर रोहान जो एकदम से जम गया था और फिर एकदम से शॉक्ड हो गया। जिया की आंखों में भी पानी आ गया और वो बोलती है कि पहले तो नील ऑपरेशन ही नहीं करवाना चाहता था। मैंने उसे कितना ज्यादा समझाया है कि सबको अपनी बीमारी के बारे में बता दे, सबको पता होना चाहिए कि आखिर उसे क्या हुआ है, लेकिन उसने मुझे कसम देकर रोक दिया था। उसने मुझे किसी को भी बताने से मना किया है और फिर दूसरी बात, उसे डोनर भी नहीं मिल रहा है। अगर एक बार कोई डोनर मिल जाएगा ना तो फिर शायद नील के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन नील जो कि अभी डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है और उसने जो डिसीजन लिया है ना उससे वो तो मुश्किल से 1 साल ही जी पाएगा। तो रोहान तो अभी जिया की तरफ देखकर बोलता है कि एक बात कहूँ सासू माँ, जितनी बेवकूफ़ बड़े पापा है ना उतनी ही ज़्यादा बेवकूफ़ आप भी हो। डोनर ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं होता है। आप अगर सबको बता देती तो शायद ऑपरेशन करने के लिए सब पापा को मना भी लेते, लेकिन आपने तो कसम के चक्कर में अपने मुंह पर पट्टी ही लगा ली। आपने किसी को भी नहीं बताया कि बड़े पापा को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपने कैसे कर लिया ये सब कुछ? तो जिया रोहान की तरफ देख रही थी और फिर रोहान ने कितनी आसानी से अपनी ही सास को बेवकूफ़ बता दिया था उसके सामने ही। तो जिया बोलती है कि रोहान, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होते जा रहे हो? रोहान भी जिया की तरफ देखता है और फिर जिया के पैरों के पास बैठता हुआ प्यार से बोलता है कि अरे सासू माँ, अगर मैं बदतमीज होता ना तो फिर अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी मेरे साथ नहीं करती आप। आपको पता है मैं बिल्कुल भी बदतमीज नहीं हूँ, मैं तो आपका लाडला जमाई हूँ। मैं तो पहले से ही आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और फिर अब एक और मुसीबत आ गई है मेरे सिर पर। आज ही बात करता हूँ बड़े पापा से, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे सच छुपाने की। ये सुनते ही जिया ने खींचकर एक थप्पड़ रोहान के गाल पर जड़ दिया और फिर रोहान का चेहरा तो एक साइड पर हो गया था और आंखें जैसे खुली की खुली एकदम से बाहर आ गई थी। जिया हल्के से गुस्से में रोहान की तरफ देखकर बोलती है कि मैंने कहा था ना कि मैंने आज तक दक्ष को नहीं मारा है, लेकिन तुम्हारी बदतमीजी की वजह से तुम्हें थप्पड़ जड़ दिया मैंने। आज तुम्हें जरूर पीटूंगी मैं। तुम क्या पागल हो क्या? मैंने तुम्हें सच बताया है तो फिर तुम क्या जाकर पूरी प्रताप फैमिली को सारा सच बता दोगे? नील किसी को भी दुख में नहीं देख सकता है, समझे तुम? इसीलिए उसने किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया है, किसी को भी नहीं। तुम नहीं जानते हो नील के बारे में। 20 साल तक एक दर्द के साथ जीता रहा है वो, मगर किसी को भी नहीं बताया। उसने कभी भी प्रताप फैमिली को उसके सच के बारे में नहीं बताया, समझे तुम? उसकी फितरत है, वो सब खुशियाँ बांटता है मगर दर्द कभी भी किसी के साथ नहीं बांटता है। अब तुम सबके सामने उसे रुसवा करोगे तो फिर क्या क्या बीतेगी उसके दिल पर? और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा वो। मेरी इज्जत तो जाएगी ही जाएगी। बेवकूफ़ कहीं का, पता नहीं क्या सोचकर मैंने रूही को तेरे पल्ले बांध दिया। बदतमीज़ भी है एक नंबर का। रोहान खड़ा हुआ और फिर बोलता है कि यार रूही का तो नाम भी मत लो आप मेरे सामने। इस लड़के ने तो मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब करके रखा हुआ है सासू माँ। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैं आपकी बेटी से मिला था, जब आपकी बेटी से मुझे प्यार हो गया था, वरना कभी भी मैं ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करता। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? आप इतनी इनोसेंट बेटी कैसे पैदा कर सकती हो यार? अरे नियति को भी तो आपने ही पैदा किया है। उसे देखो कितना ज़्यादा समझदार है, कितनी ज़्यादा अच्छी है। और फिर इसे देखो जो बाहर बैठी है रूही, किसी की भी बातों में एकदम से आ जाती है, कोई भी पागल बनाकर चला जाता है इसे। मिनट से पहले ही हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं इसको, घड़ी से पहले ही इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा तो एक ही काम रह गया है अब, बिजनेस छोड़कर इसके आंसुओं को पोंछता रहूं, इसके दिल को समझाता रहूं, इसकी हिचकियों को शांत करता रहूं। जिया भी खड़ी होती है और फिर उसने रोहान के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए बोलती है कि तुम मेरी ही बेटी के बारे में ये मेरे सामने क्या बकवास कर रहे हो खड़े होकर? थोड़ी भी शर्म नहीं आती है तुम्हें रोहान? तुम प्रताप खानदान के लड़के हो, प्रताप खानदान के। पागल हो क्या? एक वो नील जिसने मुझे कसम देकर मुझे रोक लिया, तुम लोगों को सच नहीं बताने दिया ताकि मैं किसी को भी कुछ ना बताऊं, और फिर एक तुम्हारा वो बाप जो मुझे घुमा फिरा कर पूछने की कोशिश कर रहा था, जो बात बात पर मेरे सिर पर आकर चढ़ रहा था, पर मैंने तो उसे भी कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब तुम मेरे घर पर खड़े होकर मेरी ही बेटी की बुराई कर रहे हो मेरे सामने, वो भी
निकलो निकलो मेरे घर से अभी के अभी, निकल जाओ अभी के अभी, निकलो और दोबारा कभी भी मत आना। वैसे भी तुमने बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ मचा ली है मेरे घर पर, मुझे नहीं करनी है किसी भी जमाई की आओ भगत, भागो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। तो रोहान बोलता है कि हा चला जाऊँगा सासू माँ, मुझे खाना तो खिला दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है मैंने, तुम्हारी बेटी के साथ बस इधर उधर भटक रहा हूँ मैं। एक्चुअली सही हुआ है मैं रूही के साथ चला गया हॉस्पिटल, रूही के साथ चला गया तो फिर मुझे पता भी चल गया कि मेरे बड़े पापा के साथ क्या हुआ है। मेरे बड़े पापा इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वरना आपने तो मेरे बड़े पापा को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, आपने तो अच्छे से स्वागत करने के लिए रखा हुआ था। ये सुनते ही जिया ने एक और थप्पड़ रोहान के गाल पर जड़ दिया और फिर रोहान का चेहरा भी थोड़ा सा एक साइड फिर से हो गया और फिर थप्पड़ बहुत जोर का नहीं था और ना ही जिया बहुत ज्यादा गुस्से में उसे मार रही थी, बस जिया थोड़ा थोड़ा सा उसे गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन मार जरूर रही थी और फिर उसे पता भी चल रहा था कि उसे रोहान पर कितना ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। सच में उसने आज तक दक्ष पर कभी भी अपना हाथ नहीं उठाया था, यहाँ तक कि कभी ऊंची आवाज में ज्यादा बात तक नहीं करती थी, लेकिन आज रोहान को तो उसने 2 चांटे जड़ ही दिए थे और फिर रोहान भी बेशर्मों की तरह 2 चांटे खा गया था। लेकिन जिया को ताने मारने से भूला नहीं, वो बार बार उसे ताने मार रहा था। अगले ही पल जिया ने रोहान की बाजू पकड़ी और फिर उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लाती है और बोलती है कि आओ आओ खिलाती हूँ तुम्हें नाश्ता, और चुपचाप से नाश्ता करके चले जाना मेरे घर से, और दोबारा से मेरे घर पर आना भी नहीं, समझे तुम? मेरा दिमाग मत खराब करना बिल्कुल भी, चुपचाप से खाओ और जाओ यहाँ से। तुम मेरा पूरा स्टडी रूम तुमने खराब करके रख दिया है। हे भगवान, क्या खाकर किट्टू ने तुम्हें पैदा किया था? पता नहीं कौन सी घड़ी में तू पैदा हुआ था, क्या खाकर शिखा ने तुम्हें बड़ा किया है यार, मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी तुम्हारे साथ रहकर। रोहान कुछ भी नहीं बोलता है, बस मुंह फुलाकर जिया के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था और फिर दिया जो किचन की ओर जाने लगती है तो जिया बोलती है कि नहीं रहने दे दिया तू इसे, मैं ना अपने हाथों से ही बनाकर खाना खिलाती हूँ इसे, तू जा रूही के पास जाकर बैठ, उससे बातें कर, मैं अपने जमाई को खुद ही अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाऊंगी। अगले 20 मिनट में जिया खुद ही बड़बड़ाती हुई किचन में आती है और फिर रोहान के लिए पराठा बना रही थी। फिर उसने पराठा बनाकर रोहान के सामने रखा और बोलती है कि खाओ या फिर मैं अपने हाथों से ही खिला दूँ तुम्हें। तो रोहान भी अब थोड़ा सा मुंह बनाकर पराठा खाते हुए बोलता है कि रहने दो सासू माँ, आप तो बस अपनी लाडली को ही खिला दो, मैं खुद ना अपने आप से खा लूँगा, उसे ताकत की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, बहुत ही जल्द मैं उसकी भी बैंड बजाने वाला हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं माँ बेटी से। इतना कहकर उसने जिया की तरफ अपनी छोटी आंखें कर थोड़ा सा मुंह बना दिया और फिर जिया जो उसे अपना चांटा दिखाते हुए गुस्से से बोलती है कि थप्पड़ खाएगा अगर मेरी बेटी को कुछ भी किया तूने, समझा तू? तेरे घर पर आकर तेरी पिटाई करूंगी मैं। रोहान ने बहुत ही धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा कि यार एकदम ठंडी सी आवाज़ में, सच कह रहा हूँ सासू माँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है आपकी बेटी, बहुत ज़्यादा मेरी फीलिंग्स को भी नहीं समझती है, बहुत ही जल्दी मैं इसे भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हूँ, एकदम टॉक्सिक हस्बैंड की तरह इसे परेशान करूँगा, तब इसे समझ में आएगी मेरी फीलिंग्स। जिया रोहान की बात सुनकर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए अंदर की तरफ चली जाती है और फिर से एक पराठा लेकर आती है और रोहान की प्लेट में रखते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें, तुम्हारे बाप को और तुम्हारे खानदान को बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझा तू? ठीक है, इसीलिए मुझे ना ये टॉक्सिक वाली धमकी बिल्कुल भी मत दे। तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे मुझे धमका कर जाएगा तो मैं अपनी बेटी के लिए परेशान रहूंगी, समझा तू? मुझे पता है तुम मर भी रहे होगे ना तब भी अपनी रूही को प्यार करना नहीं छोड़ोगे, अपनी रूही को कभी भी खुद से दूर नहीं करोगे, ये तुम्हारी ये 2 मोटी मोटी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है, समझे तुम? अब चुपचाप से पराठा खाओ और निकलो यहाँ से, और अगर नहीं जाना है तो फिर मेरे स्टडी रूम को अच्छे से साफ कर दो जैसे पहले था। रोहान भी अब अपनी आंखें छोटी करके जिया की तरफ देखकर बोलता है कि जमाई से सफाई करवाओगी सासू माँ, शर्म नहीं आएगी आपको? जिया हाथ बांध कर बोलती है कि अच्छा, और जमाई ने जो मेरा पूरा स्टडी रूम खराब कर दिया है, जो पूरा तोड़ फोड़ मचाया है, उसका क्या? तो रोहान भी अब जिया से खट्टी मीठी बातें करते हुए आराम से खाना खा चुका था और हंसी मजाक कर रहा था। फिर जिया बोलती है कि देखो रोहान, जो भी करोगे ना सोच समझ कर ही करना, अच्छे से सारी चीजें समझ लेना, मैं नहीं चाहती हूँ कि नील की इज्जत घर वालों के सामने गिर जाए और फिर मेरी भी इज्जत सबके सामने गिरे। नील बहुत ज्यादा अच्छा है। रोहान जिया की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ जानता हूँ, बड़े पापा बहुत अच्छे हैं सासू माँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे और बहुत सीधे भी हैं, फिक्र मत करो आप बस सारी चीजें मैं खुद से हैंडल करूंगा, बस आप मुझे ये बताओ कि बड़े पापा का ऑपरेशन कब करवाना है? जिया बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नील का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, बस एक डोनर को ढूंढ लो तुम, उतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कोशिश करी थी डोनर ढूंढने के लिए और एक डोनर मिल भी गया था, लेकिन नील नहीं माना और फिर इसीलिए उस डोनर ने किसी और को अपनी किडनी डोनेट कर दी। और फिर रोहान जिया की तरफ देखकर बोलता है कि आप कोशिश कीजिए डोनर ढूंढने की, मैं भी करता हूँ डोनर ढूंढने की
की कोशिश। बाकी बड़े पापा की ऑपरेशन की तैयारी भी करते रहिएगा, बहुत ही जल्द बड़े पापा का ऑपरेशन होगा। और फिर उसने रूही की तरफ देखकर कहा कि तुम्हें कुछ नहीं खाना है क्या, बस ऐसे ही बातें करती रहोगी। रूही ने भी रोहान की तरफ देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। रोहान बोलता है कि ठीक है फिर मत खाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जो मन हो वो करो। इतना कहकर वो रूही के पास आया और फिर उसकी कलाई पकड़कर बोलता है कि ठीक है सासू माँ, अब चलता हूँ, और हाँ जो मैंने कहा है अच्छे से ध्यान रखना, जल्द से जल्द हम दोनों को ही कोशिश करनी है। जिया ने भी रोहान की तरफ देखा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रोहान रूही को लेकर वहाँ से चला जाता है। रूही को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि रोहान ने एक बार भी उसे खाने के बारे में दूसरी बार तक नहीं पूछा, बस एक बार ही उसने पूछा था। रोहान के ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट करने में लगी हुई थी रूही, मगर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब था। अपने दिमाग में न जाने क्या कुछ भर लिया था रूही ने। थोड़ी देर के बाद रोहान ड्राइव कर रहा था और रूही जो बराबर में बैठी हुई चुपचाप से अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हो रही थी। फिर रोहान ने भी गाड़ी एक सेकंड के लिए किनारे पर लगा दी और फिर रूही जो हैरानी से रोहान की तरफ देखती है तो रोहान रूही की तरफ देखकर बोलता है कि अब क्या बात भी नहीं करोगी क्या यार, क्या कांटे लगे हैं क्या मेरे अंदर, आंखों ही आंखों से पूछ लोगी क्या मैंने गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी है। तो रूही ने भी एक गहरी सांस ली और फिर बोलती है कि बताओ बताओ क्यों रोकी है यहाँ पर गाड़ी आपने। तो रोहान बोलता है कि यार मेरे छोले भटूरे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, इसी वजह से रोकी है। तो रूही ने कहा कि लेकिन अभी तो आप 5 पराठे खा के आए हो ना घर से। तो रोहान बोलता है कि यार तुम मेरे पराठे भी गिन रही थी क्या, ये कैसी हरकत करती हो, तुम मेरे पराठे भी गिन रही थी। तो रूही ने कहा कि नहीं गिन नहीं रही थी, मतलब गिन रही थी, मतलब 5 बार मम्मी बाहर आई थी ना, इस वजह से मुझे समझ में आ गया था कि आपने 5 पराठे खाए होंगे। तो रोहान ने भी अपनी आंखें छोटे करके रूही की तरफ घूर कर देखा और बोलता है कि मेरे पराठे मत गिना करो, समझ आई तुम्हारी बात, हर वक्त बस मेरा खाना गिनती रहती हो, खासकर जब तुम्हारी माँ खिलाती है तब तो बिल्कुल भी मत गिना करो। मेरे अंदर अभी इतनी कैपेसिटी है कि मैं 2 भटूरे और खा सकता हूँ, तुम खाओगी क्या। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी क्योंकि उसे सच में बहुत ही तेज भूख लगने लगी थी। भूख तो उसे तब भी बहुत तेज लग रही थी, लेकिन बस उसका मन खाना खाने का नहीं कर रहा था। लेकिन भटूरे तो उसके फेवरेट थे, इसीलिए उसने जानबूझकर अब अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और फिर इसीलिए रोहान जो इनडायरेक्ट उसे खाना ही खिला रहा था। दूसरी तरफ संकल्प सिया को गोद में लेकर सोफे पर आराम से बैठा हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद करके सिया की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सिया और संकल्प दोनों ही अब अपने प्यार की दुनिया में एकदम से खोए हुए थे। उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि जैसे वो कभी भी अब सिया को नहीं छोड़ेगा और फिर सिया भी संकल्प के प्रेजेंस को अच्छे से फील कर रही थी। दोनों ही अब अपनी ज़िंदगी में आगे खुश रहना चाहते थे। थोड़ी ही देर में संकल्प फिर से सिया के साथ शरारत करने लगा था तो सिया ने संकल्प के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा दूर करते हुए कहा कि बस करो ना संकल्प, कितना ज़्यादा परेशान करो कि आप तो ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हो मुझे। तो संकल्प ने भी अब सिया के नज़दीक आकर धीरे से बोलता है कि यार बहुत मुश्किल से तो हाथ लगी हो सिया तुम, अब तो मैं तुम्हें ऐसे ही रोज़ परेशान करता रहूँगा जब मेरा मन करेगा। सिया के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर अब संकल्प ने एक बार फिर से अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया था और थोड़ी देर परेशान करने के बाद सिया बोलती है कि संकल्प बस करो ना, अब मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। तो संकल्प भी अब सिया से थोड़ा सा दूर हुआ और बोलता है कि तो फिर चलो बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं। तो सिया भी अब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और फिर उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलती है कि हाँ हाँ चलो चलते हैं, मेरा भी आज दाल मखनी और नान खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मुझे भी ना आज बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो संकल्प के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी बहुत ही जोर से सिया के गाल पर किस कर दिया और फिर दोनों ही अब अपने कमरे से बाहर आ गए थे। संकल्प जैसे ही कमरे के बाहर आया तो उसने सिया से कहा कि तुम बाहर गार्डन में जाकर गाड़ी के पास वेट करो, मैं बस अभी माँ को बताकर आता हूँ। इतना कहकर संकल्प कॉरिडोर से होता हुआ दिशा के कमरे की ओर जाने लगता है और सिया उसने भी अब जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और वे बाहर गार्डन की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी उसके कानों में अभी किसी के खांसने की आवाज़ आती है। संकल्प जो अभी जा रहा था तेज कदमों के साथ, उसने अपने कदम रोके, एकदम से रुक गया और फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और सीधा स्टडी रूम में गया जहाँ पर नील बैठा हुआ बुरी तरह से खांस रहा था। उसे बहुत ही बुरी तरीके से खांसी आ रही थी। नील को ऐसे देखकर संकल्प की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और दिल में एक दर्द से दर्द होने लगा था कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इस वक्त नील की कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। वो जल्दी से नील के पास गया और फिर उसकी कमर को थपथपाते हुए बोलता है कि बड़े पापा आप ठीक तो हो ना, बड़े पापा क्या हुआ है आपको, आपको इतनी ज़्यादा खांसी क्यों आ रही है, बड़े पापा आप ठीक हो ना, और आप ऐसे
ऐसे क्यों अकेले यहाँ पर बैठे हो। नील ने भी खांसना बंद कर दिया और फिर संकल्प ने नील को ठीक से चेयर पर बैठाया और फिर पंजों के बल उसके पास बैठकर फिर से बोलता है कि क्या हुआ है बड़े पापा, चलो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, मैं अभी पापा को बुला कर लाता हूँ। आपकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब है, और फिर जब आपकी तबीयत खराब है तो आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। संकल्प बाहर की तरफ जाता उससे पहले ही नील ने उसकी बाजू पकड़कर कहा कि अरे अरे कुछ नहीं हुआ है, मुझे ना बुढ़ापा आ गया है, इस वजह से थोड़ी बहुत बीमारी तो लगती ही है ना। तुम बस एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी दे दो आकर, मैं अपनी दवाई खा लूँगा। संकल्प ने भी अब जल्दी से पानी का गिलास उठाया और फिर नील की तरफ दे दिया। नील ने भी अपनी जेब में से कुछ टेबलेट निकाल कर खा ली और संकल्प बोलता है कि आप यहाँ पर अकेले स्टडी रूम में क्या कर रहे थे, क्यों आए थे जब आपकी तबीयत नहीं ठीक थी। आपको किसी के साथ रहना चाहिए ना, मैं अभी बड़ी माँ को बुला कर लाता हूँ। हमेशा तो वानर सेना एक साथ बैठी रहती है, न जाने आज कहाँ पर सब चले गए हैं। आज आप यहाँ पर अकेले बैठे हो, जब आप अकेले होते हो तब भी बड़ी माँ आपके पास बैठी रहती हैं, लेकिन आज तो जैसे किसी को कोई फिक्र ही नहीं। आज तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है मेरे बड़े पापा के पास, अभी सबकी खबर लेता हूँ। नील बोलता है कि अरे छोटे शेर के बड़े शेर, वानर सेना एक मीटिंग के लिए गई हुई है और फिर अवनी जो मंदिर गई है उसने मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया उसे। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अकेला छोड़कर यहाँ पर चला गया है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं यार, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ जो सब मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। संकल्प बोलता है कि बड़े पापा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, चलो चलते हैं हॉस्पिटल अभी के अभी। इतना कहकर संकल्प नील को उठाने लगा तो नील ने कहा कि मैंने कहा ना कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम जाओ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संकल्प अभी कुछ बोलता उससे पहले ही दरवाजे से रूहान की आवाज़ आती है कि संकल्प बड़े पापा ठीक कह रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम जाओ, बड़े पापा बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी सी खांसी आ रही होगी। तो संकल्प ने भी पलट कर रूहान की तरफ देखा और बोलता है कि अरे हुआ कैसे नहीं है, बड़े पापा को ना बहुत तेज खांसी आ रही थी, बहुत बुरी तरह से खांस रहे थे, मैं तो एक सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा डर गया था भाई, चलो हॉस्पिटल चलते हैं बड़े पापा को लेकर। इतना कहकर संकल्प ने एक बार फिर से नील की बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करी। तभी रूहान फिर से संकल्प से बोलता है कि मैंने कहा ना संकल्प कुछ नहीं हुआ है बड़े पापा को, तुम जाओ यहाँ से। संकल्प ने अभी रूहान की बात मान ली और फिर सीधा स्टडी रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन वो स्टडी रूम से पूरी तरीके से बाहर जा पाता उससे पहले ही उसने पलट कर नील की तरफ देखा और फिर जल्दी जल्दी 4 कदम बढ़कर नील को प्यार से गले लगा लिया आकर, और फिर उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो चुकी थी। फिर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर बोलता है कि बड़े पापा पक्का कुछ नहीं हुआ है ना आपको, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी जान निकल गई थी आपको ऐसे देखकर, जब आप खांस रहे थे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। नील ने 2 बार संकल्प की कमर पर अपना हाथ मारा और फिर उसे प्यार से थपकी देते हुए बोलता है कि अरे यार मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तू ना बेकार में ही परेशान हो रहा है, तुम सारे भाई मुझे कहाँ पर कुछ होने दोगे, मुझे पता है तुम दोनों मुझे कुछ नहीं होने दोगे। अब चलो जल्दी से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ, मुझे ना तेरा चेहरा हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। संकल्प ने मुस्कुरा कर नील की तरफ देखा और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रूहान हाथ बांधकर नील के सामने बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़ा हो गया आकर, और फिर नील बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो रूहान ने भी एक गहरी सांस ली और फिर नील की तरफ देखकर बोलता है कि बड़े पापा मुझे सासू माँ ने सब कुछ सच सच बता दिया है, तो फिर मुझसे छुपाने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना आप। मैं संकल्प नहीं हूँ कि आपके ऐसे बेवकूफ़ बना दोगे और मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगा, आपके बेवकूफ़ बनाने से मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। वो आपकी बातों में आकर यहाँ से चुपचाप चला गया, मैं मगर आपकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तो कृपया करके मुझे सच सच बताइए कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, क्यों मना किया है आपने सासू माँ को ऑपरेशन करवाने के लिए। और ये सुनते ही नील के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पसीना आ गया था, उसे जिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। फिर उसने जिया को कितनी मुश्किल से मनाया था ये सारी चीज़ें किसी को भी ना बताने के लिए। तो रूहान बोलता है कि बड़े पापा मन ही मन डॉक्टर हसीना को गाली मत दो आप, क्योंकि मैंने भी उन्हें बहुत मुश्किल से सच कहने के लिए मनाया था, बहुत ही मुश्किल से उन्होंने मुझे ये सच बताया है। उनके घर का स्टडी रूम लगभग तहस नहस कर दिया है, मैंने सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी हैं, तब जाकर उनके मुँह से ये 2 शब्द फूटे हैं। अब आप चाह कर भी मुझसे सच नहीं छुपा सकते हैं, अब आपको मुझे सच सच सारी चीज़ें बतानी ही होगी। तो फिर बेहतर यही होगा कि मुझे अब सारी चीज़ें बता दीजिए, मेरे जितने भी सवाल हैं सब के जवाब दे दो, आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहते हो। नील ने भी अपनी कमर चेयर पर लीन की और फिर बोलता है कि क्योंकि मेरे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और फिर जीने के बहुत ज़्यादा कम है, अगर मैंने ये ऑपरेशन करवाया तो 90% मरने के चांस है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं ऑपरेशन करवा कर जल्दी ही चला जाऊँ तुम लोगों को छोड़कर। अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा ना तो फिर 1 साल तक जी सकता हूँ। रूहान को तो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था नील के ऊपर, उसकी आंखें ही साफ बता रही थी कि वो इस वक्त कितने ज़्यादा गुस्से में है। नील
की ऐसी बातें सुनकर उसका दिल और खून दोनों ही जल रहा था। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली और फिर नील की तरफ एक कदम बढ़ाकर बोलता है कि बड़े पापा, मतलब आपने ये खुद ही डिसाइड कर लिया है कि अगर आपका ऑपरेशन होगा तो फिर आप मर जाएंगे, आप जिंदा नहीं रहेंगे ऑपरेशन के बाद। आपको लगता है कि हम सब आपको ऐसे ही मरने देंगे, आपको ऐसे ही जाने देंगे? आपको लगता है कि आपके सच छुपाने से हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, आपके जाने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे आपको थोड़ा सा भी हम सब पर तरस नहीं आता है क्या? कभी सोचा है आपने कि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर इस परिवार का क्या होगा? हम सब तो जीते जी मर जाएंगे। आपने क्यों नहीं सोचा कभी भी हम लोगों के बारे में? संकल्प भी कह के गया है ना कि आप जब खांस रहे थे इतने समय ही उसका दिल एकदम से घबराहट के माहर बाहर आ गया था, उसकी जान निकल रही थी। सोचो अगर आपको गलती से भी कुछ हो गया तो फिर संकल्प कैसे जिएगा, कैसे रह पाएगा वो? संकल्प ही क्यों, पापा के बारे में सोचा है आपने कभी? चलो मान लेता हूँ कि एक बार तो आपने हमारे बारे में नहीं सोचा होगा, हम लोगों को जरा सा भी प्यार नहीं करते होंगे आप, लेकिन बड़ी माँ का क्या, जिसने सारी दुनिया से लड़ झगड़ कर आपसे शादी करी थी, जो आपसे दिल और जान से ज्यादा प्यार करती हैं? निव्यांश का क्या होगा, जिसके लिए उसके आइडल उसके पापा ही हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है? आपको पता है बड़े पापा, इस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा। आपने सच छुपाकर हमसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा किया है आपने, हम सबको सच नहीं बताया। नील अभी ठीक से बैठ गया और फिर रोहान की आंखों में देखकर बोलता है कि रोहान, जो होगा ना उसे होने दे, कोई भी उसे नहीं रोक सकता है यार। तू क्यों बेकार में इतना ज्यादा परेशान हो रहा है? और फिर मैं ऑपरेशन इसीलिए नहीं करवाना चाहता हूँ कि कहीं मुझे सच में कुछ हो गया तो फिर तुम सबका क्या होगा, कैसे रहोगे तुम सब? मैं 1 साल तक अपने परिवार को खुश रहते हुए देखना चाहता हूँ, तुम लोगों के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम घर में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, किसी को भी सच नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं किसी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता हूँ, मैं किसी को भी परेशान होता हुआ नहीं देख पाऊंगा। अचानक ही रोहान की आंखें गीली हो गई थी और फिर वो गुस्से में भी था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। अपने इमोशंस को रोकने के लिए उसने बहुत ज़्यादा गुस्से का सहारा लिया था, बार बार वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया और नील के पास गया और बोलता है कि बड़े पापा, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो सबको सच बताऊंगा। तो नील ने अपने दोनों हाथ से रोहान का चेहरा पकड़ा और फिर बोलता है कि ऐसा नहीं होता है रोहान बच्चे, अगर मैंने ऑपरेशन करवा लिया ना तो फिर मैं मर जाऊंगा और फिर मैं अपने परिवार के साथ 1 साल खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ मेरे बच्चे, प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा जिद मत कर। रोहान बोलता है कि बड़े पापा, मुझ पर थोड़ा तो यकीन रखो आप, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप मेरी जान हो, कुछ भी नहीं होगा आपको, आप बेकार में ऐसे परेशान मत होइए, आप बस ऑपरेशन के लिए हाँ कर दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इतना कहकर रोहान ने अपनी जेब में से कुछ पेपर्स निकाले और जिसमें नील के सिग्नेचर चाहिए थे ताकि नील का ऑपरेशन आराम से हो सके। नील ने उन पेपर्स को देखकर कहा कि मुझे ऑपरेशन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है रोहान, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, इस ऑपरेशन में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो रोहान ने भी नील की बातों को बीच में ही काटते हुए कहा कि बड़े पापा, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, सब कुछ पता है मुझे, अब बस आप इस कागज़ पे साइन कीजिए और फिर मुझ पर थोड़ा सा यकीन कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता है। नील को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर वो क्या करता, ये बात तो वो मान ही चुका था कि अगर ऑपरेशन हुआ तो वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, लेकिन अभी वो कर ही क्या सकता था। रोहान की जिद के आगे उसने भी अब पेन उठाया और फिर पेपर्स पर साइन कर दिए, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया था। रोहान ने वो सारे पेपर्स कलेक्ट करके वापस से अपने कोट में के जेब में रखा और फिर जैसे ही वो पलटा उसके सामने निव्यांश खड़ा हुआ था, जो आंखें गड़ाए बस रोहान को ही देखे जा रहा था। निव्यांश को वहाँ पर देखकर नील और रोहान दोनों के ही चेहरे की रंगत एकदम से उड़ गई थी, दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, दोनों की ही आंखें खुली की खुली रह गई। रोहान ने हल्का सा पलट कर नील की तरफ देखा तो नील तो पहले से ही अभी सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें भी बड़ी हो रखी थी। फिर उसने निव्यांश की तरफ देखते हुए पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो निव्यांश? निव्यांश बोलता है कि पहले आप दोनों ये बताइए कि किस बारे में आप दोनों बातें कर रहे थे, क्या इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी? और ये सुनकर कहीं ना कहीं रोहान और नील दोनों को ही तसल्ली हो गई थी कि निव्यांश ने अभी कुछ भी नहीं सुना है, निव्यांश को कुछ भी सच नहीं पता चला है। लेकिन तभी निव्यांश जिस नज़रों से अभी दोनों को घूर कर देख रहा था उसे रोहान नील पर थोड़ा सा
शक जरूर हो गया था। निव्यांश ने फिर से पूछा कि रोहान, तुमने अभी अभी पापा से किन पेपर्स पर साइन करवाया है, बताओ मुझे भी दिखाओ कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन से पेपर पर साइन किए हैं पापा ने। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ रोहान की तरफ बढ़ाया और फिर रोहान, उसकी दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ गई थी। निव्यांश रोहान जितना स्ट्रांग नहीं था, अगर उसे सच पता चल जाता कि उसके पापा बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके बचने के चांस बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाता। निव्यांश ने एक बार फिर से रोहान से पूछा कि अरे कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, कौन से पेपर पर साइन करवाए हैं तूने, बता ना मुझे। रोहान ने हंसकर कहा कि यार, मैंने पापा से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। और ये सुनकर निव्यांश को एकदम से हंसी आ गई थी। वो बोलता है कि ये तो तुमने बढ़िया ही काम कर लिया यार, ये तो बहुत अच्छा काम किया है तूने। रोहान ने कहा कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मैंने बड़े पापा से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है? तो निव्यांश बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। प्रॉपर्टी क्यों, ये बंगला भी तुम अपने नाम ही क्यों नहीं करवा लेते, वो भी अपने नाम करवा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हमें घर से जाने के लिए भी कहोगे ना तो फिर तो भी हम अपने मम्मी पापा को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैंने अपने पापा से यही सीखा है कि रिश्ते पैसों से ज़्यादा बड़े होते हैं। मेरी फैमिली खुश रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए रोहान। तो रोहान के चेहरे पर भी अब निव्यांश की बातें सुनकर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। और सच में निव्यांश अपने पापा की परछाई था, बिल्कुल नील पर ही गया था। और फिर नील भी अपने बेटे को ऐसे देख रहा था, उसमें भी खुद को वो महसूस कर रहा था। नील को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था निव्यांश के ऊपर। निव्यांश के अंदर अपने पापा के सारे गुण थे, सेक्रीफाइस करने से लेकर सबको प्यार करने तक निव्यांश नंबर 1 पर था, बिल्कुल नील की तरह। रोहान बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम बाप बेटे को यहाँ से जाने दो, क्योंकि मेरी जान तो तुम दोनों में ही बसती है। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो आप दोनों को मुझसे अलग कर दे, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ये फैमिली एक साथ थी और एक साथ ही रहेगी और फिर आने वाले टाइम में भी एक साथ ही रहेगी। हमारे फैमिली में कोई भी कुछ भी अलग नहीं होगा। इतना कहकर रोहान ने भी नील की तरफ देखा और फिर बोलता है कि सही कह रहा हूँ ना बड़े पापा। तो नील ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रोहान ने फिर से नील की तरफ आंखें झपकाई और फिर वहां से चला गया। रोहान सीधा अपने कमरे में आया जहाँ पर रूही आराम से सो चुकी थी। रोहान रूही के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है और फिर उसने एक हाथ रूही के सिर पर रखा और फिर उसे धीरे धीरे सहलाने लगता है। आज रोहान सच में बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुका था। एक तो पहले ही रूही तन्वी की बातों में आ गई थी और फिर रोहान जो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी रूही के ऊपर कि कैसे उसकी बीवी किसी की भी बातों में एक सेकंड के लिए भी आ जाती है। और फिर दूसरा, उसने नील की जो डॉक्यूमेंट पर साइन तो ले लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो उसे भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसे भी नील के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अगर उसके बड़े पापा को गलती से भी कुछ हो जाता तो पूरी प्रताप फैमिली तो सदमे में आ जाती और फिर हर एक को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ऐसा तो नहीं था कि नील अमर था, लेकिन अभी जाने की उम्र तो बिल्कुल भी नील की नहीं थी। अभी तो नील को 100 पार करना था। तो सोचता सोचता रोहान भी अब रूही के पास ही बेड पर लेट जाता है और फिर उसने रूही को खुद से चिपकाया और आंखें बंद करके सो जाता है। इधर दूसरी तरफ संकल्प और सिया जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वो रेस्टोरेंट दक्ष का ही था। दक्ष उन दोनों के लिए एक अलग ही कमरे में अरेंजमेंट करवाए था और वो दोनों ही उस कमरे में अकेले आराम से बैठे हुए थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट भी थी और दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय भी कर रहे थे। सिया भी संकल्प का साथ पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। संकल्प का साथ उसे बहुत ज़्यादा प्यारा था। संकल्प अपने हाथों से सिया को पास्ता खिला रहा था और फिर बहुत ही प्यार से उसे देख भी रहा था। सिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यारा हस्बैंड मिला है। कितनी अच्छी थी प्रताप फैमिली और उससे भी अच्छा था संकल्प जो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता था, उसे इतना ज़्यादा प्यार करता था। सिया ने एक बाइट खाकर कहा कि मैं खा लूँगी संकल्प, आप भी खा लीजिए। संकल्प ने कहा कि अरे मैं खिला तो रहा हूँ ना तुम्हें सिया, तो तुम क्यों खा लोगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वैसे भी अपनी पत्नी को ही तो खिला रहा हूँ, किसी पराई औरत को थोड़ी ना खिला रहा हूँ मैं जो किसी को भी परेशानी होगी। सिया को तो एकदम से हंसी आ गई थी और फिर वो संकल्प के हाथों से फिर से खाने लगती है। तभी एक लड़की जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, आकर उन दोनों के पास बैठ जाती है। संकल्प ने उसे देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ एकदम से उड़ गई थी। एक वक्त था जब संकल्प ने उस लड़की को डेट किया था। उस लड़की को देखकर संकल्प के चेहरे पर एकदम से पसीना आ गया था। हालांकि उसने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो सिया के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। उस लड़की को वहां पर देखकर संकल्प का गुस्सा तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, जबकि वो लड़की बहुत ही प्यार से संकल्प को घूर कर देख रही थी, जैसे संकल्प को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, संकल्प के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रही हो। वो लड़की बोलती है कि संकल्प, ये लड़की कौन है? तो संकल्प तो आंखें फाड़े बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको एपिसोड, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या रोहान बचा पाएगा नील को? क्या नील का ऑपरेशन हो पाएगा सक्सेसफुल? क्या होगा प्रताप फैमिली का?